नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल पर। आज की वीडियो में हम कुछ सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड है कि इसी तरह के क्वेश्चंस भी आपको आने वाले आपके एचपी टेट में, जिसमें आप टीजीटी के लिए, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स के लिए या जेबीटी के लिए या इन एग्जाम्स में जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, मतलब जो स्टूडेंट है उसका विकास, किसी विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। उसके चार ऑप्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। हेरिडिटी फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकंड वन इज एनवायरमेंट, थर्ड इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शंस हैं। अगर हम हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहें तो हिंदी में क्वेश्चन हमें दिखाई देगा कुछ इस तरह से। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है किस पर? वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सबसे पहली बात हम यहां पर समझ लेते हैं कि स्टूडेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट डेवलपमेंट में ना सिर्फ हेरिडिटी रोल प्ले करती है और ना ही सिर्फ एनवायरमेंट। मतलब क्या है कि हम किसी एक फैक्टर को क्लेम नहीं कर सकते कि इसी पे डिपेंड करते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें हमारे कहां से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे पेरेंट्स से जो मिली है, ठीक है, यानी कि जिसको हम वंशानुक्रम भी कह सकते हैं। मतलब जो हमारे पूर्वजों से, हमारे पेरेंट्स से जो कुछ चीजें हमें मिली हैं, जैसे कि हमारे इंटेलिजेंस लेवल जो है हमारा मैच कर सकता है हमारे पेरेंट्स के साथ, ठीक है, हमारी आंखें और हमारे कान, फिजिकल स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं, ये मैच कर सकता है हमारे पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे आपके पेरेंट्स होंगे तो वैसा ही बच्चा भी होगा, ठीक है, ये वेरी कर सकता है। हाँ, ये चीजें कुछ हद तक आपकी मैटर करती हैं डेवलपमेंट में, लेकिन अगर हम कहें कि टोटली सिर्फ आपकी हेरिडिटी ही मैटर करती है आपके डेवलपमेंट में तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ आपका एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। ऐसा आपने बहुत सी जगह देखा होगा, आपकी रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत से एग्जांपल होंगे जहां पे आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट है वो पैदा तो वेल रेप्यूटेड फैमिली में हुआ है लेकिन आगे चल के वो अच्छा नहीं निकला, या फिर उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के साथ पैदा नहीं होते, यानी कि कुछ ऐसे फैमिली बैकग्राउंड जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उनके साथ वो पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और कुछ बन के दिखाते हैं। ऐसे आपने बहुत सी स्टोरीज भी यूट्यूब पे देखी होंगी या फिर आपके आसपास भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट की डेवलपमेंट में बोथ फैक्टर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, है ना। कौन कौन से? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट की डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसको हम यहां पर मानकर चलते हैं कि जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? राइट, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सी जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और हिंदी में इसको क्या बोल देंगे? वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है। इन दोनों पर ही निर्भर करता है किसी भी विद्यार्थी का विकास या किसी भी बालक का विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप नीड, ठीक है। जो भी बच्चे 6 से 11 साल की उम्र में लाए करते हैं, इस टाइम पीरियड में किसी भी बच्चे को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, यानी कि 6 से 11 वर्ष आयु के वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में एनवायरनमेंट कैसा है आपका, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक है या नहीं है। दूसरा है ऑटोनॉमी इन लर्निंग एंड थर्ड इज एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव लर्निंग एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हिंदी में इन ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, यानी कि जो आपका कक्ष यानी कि क्लासरूम जो है उसके अंदर प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, की जिसमें स्टूडेंट को भी क्या मिले? स्वतंत्रता मिले क्वेश्चन पूछने की, अपने डाउट्स सामने रखने की, ये सारी स्वतंत्रता स्टूडेंट को भी मिले। सेकंड ऑप्शन है सीखने में स्वायत्तता, मतलब कि उसकी इच्छा के अनुसार सिखाया जाए उसको, ठीक है। थर्ड इज क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की, और उपरोक्त सभी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम का मतलब क्या हुआ कि जिसमें स्टूडेंट्स को भी इक्वली क्या हो, राइट हो क्वेश्चन पूछने का। कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट अपने क्वेश्चन डर के मारे पूछ ही नहीं पा रहा है टीचर से, है ना। स्टूडेंट ऐसा देख रहा है कि यार ये टीचर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, अगर इससे कुछ पूछा जाए तो थप्पड़ भी पड़ सकता है, कुछ ऐसे भय की वजह से
विद्यार्थी कक्षा में वो पूछ ही नहीं रहा है अपने अध्यापक से, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या चाहिए, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो, जिसमें स्टूडेंट को भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट समझा जाए, उसको भी राइट दिया जाए क्वेश्चन पूछने का। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी इन लर्निंग। ऑटोनॉमी इन लर्निंग को जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं सीखने में स्वायत्तता की, यानी कि क्या, कि सीखने में जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपने कैपेसिटी या फिर अपने जो स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग सीख पाए चीजें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक मेथड आपको दे रखा है कि आपने इसी मेथड से सीखना, आप किसी और दूसरे मेथड से इस चीज को कर ही नहीं सकते, ठीक है। स्टूडेंट क्या करेगा, वो अपनी अप्रोच से जितनी भी उसकी कैपेसिटी है या फिर जिसको बोल सकते हैं लर्निंग एबिलिटी है, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, वहां पर चीजों को सीखना चाहेगा, ठीक है। और विद हिज इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट का भी उसमें मतलब जिसको बोल सकते हैं नजर में रखना चाहिए, उसका इंटरेस्ट भी, उसको भी कंसिडर करके चलना है आपको, स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी, और साथ ही साथ में क्या कि वो उसकी जिसको बोल सकते हैं कि एबिलिटी क्या उसको अलाउ कर रही है, ठीक है। उससे नेक्स्ट आता है एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव लर्निंग, यानी कि जो आपकी कोई भी अगर हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं साइंस की अगर हम बात करें, तो साइंस में अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ, कुछ एक्टिविटीज के साथ सिखा सकते हैं। चाहे साइंस की ही नहीं, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, तो इनको भी हम एक्टिविटीज के साथ सिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हम मैथ सिखा रहे हैं तो अपने आसपास की चीजों को कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में भी हम जैसे अपने कोई भी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर अगर मुझे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को समझाना है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको अगर मुझे समझाना है कि ये टाइगर है, तो टाइगर की स्पेलिंग अगर मुझे समझानी है तो पहले मुझे उसको टाइगर की विजुअलाइजेशन करवानी होगी, यानी कि उसकी पिक्चर दिखानी होगी उसको। उसकी पिक्चर दिखाने के बाद क्या होगा, फिर उसकी स्पेलिंग्स बताने की, इसको लिखा कैसे जाता है, मतलब ऐसे इंटरेक्टिव जो लर्निंग्स हैं आपके उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या था आपका, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हमें यहां पर देखने को मिलेगा, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसको इन सभी चीजों की जरूरत होती है। क्लास में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए आपका, ऑटोनॉमी होनी चाहिए लर्निंग में, एंड एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको कोई भी स्टूडेंट बहुत इजीली कर सकता था, लेकिन इनको समझना जरूरी है। तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे थे क्या, अगर ये तीनों ऑप्शन हमारी समझ में आते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए, यानी कि ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन, उसको क्लिक कर पाना, समझ पाना, चूज कर पाना हमारे लिए क्या हो जाता है, एक आसान कार्य बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इंटेलिजेंस को फॉलो नहीं करती या फिर इंटेलिजेंस टर्म के लिए राइट नहीं है, यानी कि बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, यानी कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो उसके लिए हमारी इंटेलिजेंस बहुत मैटर करती है। अगर हमारी इंटेलिजेंस अच्छे लेवल पे है तो किसी भी कॉन्सेप्ट को हम बहुत इजीली सीख पाते हैं, और इंटेलिजेंस अगर अच्छे लेवल पे नहीं है तो हम किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे, या फिर हमें थोड़ा समय लगेगा उसको सीखने में। क्लियर है जी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, जी बिल्कुल है, ठीक है। हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको अपने इंटेलिजेंस से ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमारी इंटेलिजेंस अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू वर्क हार्ड। जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्क हार्ड हमारी इंटेलिजेंस पे मैटर करता नहीं है, उसके लिए हमारी रेडीनेस है ना, और जिसको बोल सकते हैं मोटिवेशन, और हमारी फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं, बट इंटेलिजेंस इसमें मैटर नहीं करती। कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है तभी आप हार्डवर्क कर पाओगे, हार्डवर्क के लिए आपकी रेडीनेस, मोटिवेशन, ये चीजें मैटर करती हैं, लेकिन ये नहीं करती। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू नोवल सिचुएशन, यानी कि बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। कि किसी भी नई सिचुएशन में अगर मुझे खुद को अडेप्ट करना है तो मुझे इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, जैसे कि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ सेल्फ इज रेफर्ड टू, कि स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने की संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है, ठीक है। कि
खुद की जो सेल्फ रियलाइजेशन है या जो हमारे खुद के इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, ठीक है, इनको समझ पाना, इनको मॉनिटर कर पाना, ठीक है, इनको नियंत्रित कर पाना, नियंत्रण पा पाना इन पे, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस एंड द 4th ऑप्शन इज पर्सनल इंटेलिजेंस। ये 4 ऑप्शन है, भाषाई बुद्धि, अतः वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि एंड वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शंस को, इन चारों डेफिनेशंस को, इन चारों टर्म्स को हम एक बार समझ लेंगे कि ये चारों टर्म्स है क्या हमारी। तो फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो आप जैसे कि पढ़ पा रहे हैं यहां पर, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज को लिख पाना और समझ पाना, बोल पाना, वही है क्या हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। यानी कि ये रिलेटेड किससे है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज प्योरली रिलेटेड टू लैंग्वेज, द यूज ऑफ लैंग्वेज, है ना, हाउ टू राइट द लैंग्वेज, हाउ टू स्पीक दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, इससे रिलेटेड है हमारी क्या, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट था हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किसको कहा जाएगा, इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग वंस इनर मोस्ट फीलिंग। तो चलिए, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस तो है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है, ये जिस भी इंसान की हाई लेवल पे होती है, वो इंसान बड़ा इगोइस्ट होता है। मतलब क्या है, इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पाता है, अपने जो भी इनर मोस्ट उसकी फीलिंग्स है उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, उन पर नियंत्रण उसका बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और वो अपने डिसीजन को ही सही मानता है। क्लियर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे थे कि अभी रिसेंटली एक पंजाबी सिंगर का मर्डर किया, ठीक है। पंजाबी सिंगर कौन थे, वो सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, उनका मर्डर किया गया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वो बहुत जिद्दी थे, वो अड़ जाते थे किसी भी बात पे, है ना। उनको क्या लगता था कि जो मेरी स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है, बाकी सभी गलत है, या फिर ये भी नहीं कह सकते बाकी सभी गलत है, लेकिन उनकी जो सेल्फ डिग्निटी लेवल था वो बहुत हाई था, ठीक है। ऐसे लोग कैसे होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि छोटी छोटी बातें उन्हें हर्ट कर जाती हैं और वो आपसे बात करना भी छोड़ देते हैं, है ना। मतलब ये खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इगोइस्ट होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जो द वन हु कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट वंस इनर मोस्ट फीलिंग, जो खुद की फीलिंग्स को बहुत अच्छे समझते हैं और इनको ही क्या करते हैं, इनको ही प्रेफरेंस देते हैं, इनको ही प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है हमारे क्या, जो एनिमेशन बनाते हैं या फिर जो मूवीज बनाते हैं, है ना, कुछ एनिमेटेड मूवीज बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कल्पना करने की जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, मतलब हम ऑब्जेक्ट्स को मतलब विजुअलाइज कर पाते हैं कि जैसे हम बैठे बैठे हम एक जैसे ड्रीम ले रहे हैं कि यार मेरा घर बनेगा तो मेरा घर इस तरह का होना चाहिए, है ना, इसके अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बोलते बोलते हम इसको इमेजिन भी तो कर रहे हैं, साथ साथ में इन चीजों को इमेजिन भी किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि इन चीजों को इमेजिन कर पाना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को इमेजिन कर पाना, ठीक है, इमेजिन करके विजुअलाइज करना, वो जो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है दैट इज स्पेशल इंटेलिजेंस। मतलब किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, किन्हीं भी किसी भी पर्सन को, कोई भी इमेजिनेशन से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस होगी दैट इज हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस, उसको कहा जाएगा। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में हम देख भी सकते हैं, इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स एंड रोटेट, ट्रांसफॉर्म एंड मैनिपुलेट देम, ठीक है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी हमारी एनिमेटेड मूवीज बनती हैं, तो उन मूवीज में क्या करते हैं वो, मतलब क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि यार अगर ऐसा होगा तो ऐसी मूवी बनाएंगे, इसमें ये ऐसे करेगा, फिर ये ऐसे होगा, ऐसा सेट होगा, ये होगा, वो होगा। वो तो सारी क्या है आपकी स्पेशल स्किल्स, मतलब जिसके स्पेशल स्किल्स होते हैं, अच्छे स्पेशल स्किल्स इसमें होते हैं, तो वो क्या, या तो आर्टिस्ट होंगे, ठीक है, या आपके जिसको बोल सकते हैं एनिमेशन वाले होंगे, ठीक है, मूवी डायरेक्टर्स होंगे, ये इसके एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे ड्राइवर्स हो गए, उनकी मतलब क्या है, मतलब विजुअलाइजेशन कि यहाँ से गाड़ी निकालनी तो इतने में निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। फिर आपके पायलट्स हो गए नेविगेशन में, जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है इनकी, ठीक है। तो ये आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। और पर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो एक ब्रॉड एरिया है जिसका इंट्रापर्सनल उसका ही एक पार्ट है। मतलब क्या कि पर्सनैलिटीज से कुछ पर्सनैलिटीज को यूज कर, ठीक है, उससे क्या करना कि अपनी पर्सनैलिटी को enhance करना। For example, it defined as the capacity to reason about the personality and to use personality and personal information to enhance one's thoughts, plans and life experience। मतलब किसी दूसरे की पर्सनैलिटी से
या अपनी पर्सनैलिटी से, किसी की भी पर्सनैलिटी से उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर कर, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना, दैट इज पर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब दूसरों के एग्जाम्पल ले लेकर, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना या अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना, दैट इज पर्सनल इंटेलिजेंस। क्लियर? तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास थे, और अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो हमारे 4 ऑप्शन थे, जैसे लिंग्विस्टिक था, इंट्रापर्सनल था, स्पेशल था, पर्सनल था, ये सारे जो हमारे ऑप्शंस थे, ठीक है। तो अगर हम सेल्फ की बात करें कि फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ सेल्फ, तो जब भी सेल्फ की बात आएगी ना, तो उसका राइट ऑप्शन इंट्रापर्सनल ही होगा, कि खुद की फीलिंग्स को समझ पाना या खुद की फीलिंग्स को अच्छे से, इमोशंस को मॉनिटर कर पाना। तो हमेशा इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन लेकर चलेंगे? इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी इज द राइट ऑप्शन, है कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है जी बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, a range of tasks too difficult for the child to do alone but possible with the help of adults and more skilled peers is called। इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य या कृत्य जो बालक के अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है, मतलब अगर वो अकेला उस काम को करेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो। ठीक है, कि उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग या फिर उसके ऐसे साथी जो जिन्होंने इस काम को पहले से किया हुआ है, ठीक है, उनकी मदद से उस काम को कर पाना संभव हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट इज गाइडेड पार्टिसिपेशन, यानी कि निर्देशित सहभागिता। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? कि ढांचा, पाड़ या ढांचा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि असत्र विकास क्षेत्र। ठीक है, और डी इज इंटर सब्जेक्टिविटी, यानी कि अंत व्यक्ति निष्ठता। ठीक है, तो ये 4 आपके ऑप्शंस है। अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको समझाता हूं राइट ऑप्शन क्या है, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इस राइट ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो वाइगोत्स्की थे ये कौन थे। ये इनकी इमेज है वाइगोत्स्की की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है, द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू ऑन हिज ओन, ठीक है, एंड व्हाट ही कैन accomplish with the support of someone more knowledgeable, ठीक है, और about the activity। मतलब क्या हुआ इसका कि यहां पर इसको ऐसे समझाया गया है कि देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसको बनाकर समझा देता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहां पर इसको अगर हम थोड़ा सा समझे तो कुछ इस तरह से हम इसको समझ पाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या कर रहा है कि जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए उसने 6th क्लास अपनी पास की, अब वो 6th क्लास पास कर कर वो 7th क्लास में गया। अब 7th क्लास में जैसे ही वो पहुंचा, 7th क्लास में जैसे ही वो पहुंचा तो क्या होगा, तो उसका जो 7th का सिलेबस होगा वो उसको ऑलरेडी नहीं आता है। उसको सिलेबस कहां तक आता है? 6th तक का सिलेबस उसने सारा पढ़ा हुआ है। अब 6th से लेकर 7th तक का जो सिलेबस वो सीखेगा, है ना, अपने फाइनल एग्जाम्स तक जितना वो सीख पाएगा उस काम को कर पाएगा। क्योंकि जैसे ही वो 6th क्लास पास करके आता है तो 7th में जाते ही क्या होगा कि उसको क्या नाम अपना जैसे 7th में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा कि उसके लिए वो कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो न्यू होंगे, वो उसके लिए मुश्किल होंगे। अगर हम उसको कहेंगे कि तू खुद करके दिखा तो उससे नहीं हो पाएंगे, लेकिन टीचर उसकी उसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, और टीचर जैसे ही उसकी हेल्प करेगा तो उस काम को कर पाएगा इजीली। ठीक है, तो जब तक टीचर ने उसकी हेल्प नहीं की थी उस पॉइंट से लेकर उस समय उसके लिए क्या था? वो टास्क, वो कार्य उसके लिए मुश्किल था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर और हिज पीयर्स, ठीक है, मतलब अपने टीचर की हेल्प लेकर या अपने पीयर्स की हेल्प लेकर उस काम को अगर कर पाए तो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसको क्या कहा जाता है फिर? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑलरेडी आपका क्या है, एक एरिया है कि यहां इतना इतना आपको आता है, इतना आपको आता है सारा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि हमें यहां इतना सीखना है, इतना हमें सीख लेना है, ठीक है, इतना हमें आता है, इतना हमें सीख लेना है,
तो इस पॉइंट से लेकर ना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, सॉरी इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट तक, ये जो है, ये जो गैप है, ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को ही कहा जाता है क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस डिस्टेंस को ही कहा जाता है क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप कार चलाना सीख रहे हैं, आपने कार चलाना सीख लिया, अब आप कार कहीं भी इजीली ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका एक कंपटीशन आया जिसमें कंपटीशन था ड्रिफ्ट कंपटीशन की, आपको ड्रिफ्ट वहां पे लगानी है, लेकिन आपको नहीं आती, तो आपके लिए वो कार्य क्या है, मुश्किल है। लेकिन आपको किसी ऐसे इंसान है जिसको ऑलरेडी ड्रिफ्ट बहुत अच्छे से मारनी आती है, ठीक है, उसने जाके आपको क्या किया, ड्रिफ्ट ऐसे मारी जाती है। ठीक है, तो अब जब तक आपको ड्रिफ्ट नहीं आती थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर जब तक आपने ड्रिफ्ट सीख ली, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब एक और पॉइंट हमें यहां पे देखने को मिल रहा है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, दैट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसे कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक स्टूडेंट को टास्क दिया, मान लीजिए आपने स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपने पहले कुछ बेसिक्स उसको पढ़ा रखे हैं, लेकिन आपने एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन दे दिया। अब उस एडवांस लेवल के क्वेश्चन में होगा क्या कि स्टूडेंट को करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करोगे, आप छोटी छोटी सी उसको हिंट्स दोगे कि अगर हमने ऐसा क्वेश्चन किया था तो हमने ऐसा करा था ना, तो वैसा कुछ इसमें अप्लाई कर। तो आप क्या दे रहे हो, छोटी छोटी सी हिंट्स दे रहे हो उसको, उसके टास्क में हेल्प करने के लिए। ठीक है, मतलब उसको टोटली नहीं सिखा रहे हो, आप छोटी छोटी सी हिंट्स देके उसको बता रहे हो कि इस टास्क को ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, यानी कि क्या हुआ, ढांचा बता देना किस चीज का। ठीक है, कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन आपने पूरी तरह से उसकी मदद की। लेकिन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आप उसकी पूरी तरह से मदद करेंगे, नए तरीके से किस चीज को सिखाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे, जिन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन क्वेश्चन से कई बार हमें एग्जाम में ऐसे पैटर्न या इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, आने वाले सेशन में हम इन क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो भी एचपी टेट किसी में भी आप अपेयर हो रहे हैं जिसमें सीडीपी पूछी जा रही है, उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सको। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हमें यहां पर क्या देखनी है कि हमें इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हमें क्या करना है कि उनकी जो एनालिसिस है या उनसे रिलेटेड और जो हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि पढ़ा हुआ कुछ भी कभी बेकार नहीं जाता। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चाहे वो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कभी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम एक ऐसी रिवीजन लेकर चलेंगे कि उस रिवीजन में क्या होगा कि हमें जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड आपको एक्सपेक्टेड रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन और अगर आप करना चाहते हैं और अगर आपको ये जो सेशन था ये इंटरेस्टिंग लगा, तो आगे आने वाले सेशन भी बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्टिंग रहेंगे, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग उनको बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं 30 मार्क्स, ठीक है, वो 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर कर पाओ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। क्लियर है जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।